हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया था और उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब आज से स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके पहले 3 लेक्चर हुए जिसमें हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा और यूकैरियोटिक सेल। आज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब एंडो मतलब सेल के अंदर, एंडोमेम्ब्रेनस ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembranous system because their function are coordinated. उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जिनके फंक्शन तो डिफरेंट होंगे बट वो कोऑर्डिनेटेड होंगे, इसलिए उनको एक सिस्टम में मिलाकर बोल दिया गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जो एक साथ मिलके एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, उन्हीं को बोला गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये लिख लेंगे पहले। अब देखेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 चीजें पढ़नी है। पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट। सेकेंड, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या इसी को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा, लाइजोजोम। तीसरा लाइजोजोम। फोर्थ, वैक्यूल। ठीक। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम लोग को 4 चीजें पढ़नी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम और वैक्यूल। ठीक, 4 चीजें पढ़ेंगे ये। अब देखिएगा, ये जो चारों होती हैं, ये चारों एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से कनेक्ट होके वर्क करती हैं। चारों के वर्क डिफरेंट हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड है चारों एक दूसरे से। ठीक, इसलिए इन चारों को एक सिस्टम में मिला के रखा गया जिसको बोला गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये चारों होती हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। ये चारों क्या होती हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये चारों क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये लिखेंगे पहले। अब यहां पे देखेंगे, ये चारों एक साथ एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोला गया चारों को। यहां पे देखेंगे आप कि माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोजोम और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोजोम और क्लोरोप्लास्ट ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं रखा गया। ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं रखा गया। ये नोट कर लेंगे पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं।
गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों क्या हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब इसी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पहला ऑर्गेनेल्स उठाएंगे हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है? सेल के अंदर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सेल के अंदर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस होते हैं। सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म में को भी ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि उस पे राइबोसोम होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्मूथ इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगा? वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा और कुछ स्टेरॉइडल्स लिपिड भी सिंथेसाइज करेगा। स्टेरॉइडल लिपिड किसमें? एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में, ठीक। तो इतना पहले लिख लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ठीक। ये रुक जाइए एक मिनट, ये न्यूक्लियस था, ये हम लोगों ने क्या बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये पूरा न्यूक्लियस था, ठीक। इसको हमने इधर वाला नहीं दिखाया, इधर वाला ही दिखाया, इसका हाफ पोर्शन। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस, ठीक। अब देखेंगे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसी भी छोटे से पार्ट पे राइबोसोम अगर लगा हुआ है, जैसे ये, तो इसको बोलेंगे रफ ER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहां पे नहीं लगा है मतलब वो स्मूथ हो गया, राइबोसोम उस पे नहीं लगा है मतलब वो स्मूथ हो गया। इसको बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलेंगे रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सिंथेसाइज करता है। ये क्या करता है? सिंथेसाइज्ड लिपिड। ये क्या करता है? सिंथेसाइज्ड लिपिड। और कुछ स्टेरॉइड्स भी करता है, स्टेरॉइड्स भी सिंथेसाइज करता है। स्टेरॉइड्स किसमें? इन एनिमल्स में, इन एनिमल्स, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसाइज्ड लिपिड सिंथेसाइज करता है। और ये एनिमल्स में स्टेरॉइड भी सिंथेसाइज करता है। स्टेरॉइड भी एक टाइप का लिपिड है, ठीक। अब देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज करता है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम mRNA से प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते थे, इसीलिए ये राइबोसोम अल्टीमेटली क्या सिंथेसाइज करेगा? आपका प्रोटीन। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगा? आपका लिपिड और स्टेरॉइड। स्टेरॉइड किसमें? एनिमल्स में। इतना लिख लेंगे पहले।
ये बना लेंगे, इतना लिख लेंगे। ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक। ये किसके अंदर पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच का पार्ट है, और इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाले पार्ट को बोला गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ये कहां पे? साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। इसके ये बीच वाले पोर्शन को कोई भी चीज है उसके बीच को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। जैसे ये कोई भी चीज है उसके बीच में इस पोर्शन को बोलते हैं ल्यूमेन। इसीलिए इसके अंदर के पोर्शन को बोला गया ल्यूमेन और बाहर के पोर्शन को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। तो अंदर के पोर्शन को क्या बोला जाएगा? इंट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक। अंदर के पोर्शन को क्या बोला जाएगा? आपका ल्यूमिनल पार्ट, क्योंकि ये ल्यूमेन है इसीलिए इसके अंदर वाले पोर्शन को बोला जाएगा ल्यूमिनल पार्ट। इसको क्या बोला गया? ल्यूमिनल पार्ट। और बाहर वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। और ये कहां पे है? ये कहां पे है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म, ठीक। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट साइटोप्लाज्म, उसके अंदर वाला पार्ट ल्यूमिनल पार्ट, ठीक। ये लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे ये ER, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ER, ठीक। ER डिवाइड, एक मिनट, ये इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद ER डिवाइड, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको डिवाइड करता है? ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ER डिवाइड इंट्रा सेलुलर स्पेस। ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस into two distinct compartment। into two distinct compartment, और उस कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है? ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल ये कहां पे होगा? इनसाइड ER, इनसाइड ER। और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल इनसाइड ER और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये कहां पे होगा? आउटसाइड ER, आउटसाइड ER मतलब या साइटोप्लाज्म, ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा है? ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर के स्पेस को।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये अभी बताया था हमने, ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। कौन कौन से? ल्यूमिनल इनसाइड ER, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड ER या साइटोप्लाज्म में। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म को दो डिस्टिंक्ट मतलब दिखने वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाएगा तो ये देखेंगे दो कंपार्टमेंट, एक ल्यूमिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला ल्यूमिनल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला मतलब साइटोप्लाज्म वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये लिख लेंगे पहले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेटवर्क और रेटिकुलम आर नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। टिनी मतलब छोटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है, मतलब उसका जाल है। ये मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ एक जाल है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां पे पड़ा हुआ है? स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये लिख लेंगे पहले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्जी बॉडी। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा लिपिड बना, उसको उस पे हम लोग अब क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या? ग्लाइकोसाइलेशन। किसी चीज को ऐड करना, साइलेशन, और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, ये कौन करता है? इसी को बोलते हैं पैकेजिंग। ये कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो दूसरा डालेंगे हम लोग, गोल्जी बॉडी, या इसी को क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या करता है ये? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इसको किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे क्या पड़ा? उन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडी। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे बाद में लोगों ने नाम दिया गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी। कब? 1898 में इन्होंने गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया। जब इन्होंने गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया तब उसका नाम ये नहीं था। ठीक, बस इन्होंने एक मटेरियल डिस्कवर किया था सेल के अंदर, इसका गोल्जी बॉडी नाम बाद में पड़ा, लोगों ने रखा इन साइंटिस्ट के नाम पे, कैमिलो गोल्जी के नाम पे क्या रखा? गोल्जी बॉडी। ठीक, ये लिखेंगे पहले, कैमिलो गोल्जी
ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये ऐसे ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये गोल्जी बॉडी बहुत सारी सिस्टर्नी से मिलके बनी होती है। ठीक, सिस्टर्नी ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रिकल अरेंज होता है। मतलब कॉन्सेंट्रिकल मतलब कॉन्सेंट्रिकली अरेंज। कॉन्सेंट्रिकली मतलब कॉन्सेंट्रिकली कॉमन सेंटर। इनके क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, कॉमन सेंटर। ठीक, ये देखो इसका सेंटर ये, इसका ये, इसका ये, इनके सेंटर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सेंटर इनके क्या है, कॉमन है। इनके सेंटर कॉमन है मतलब ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कौन, सिस्टर्नी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये जो सिस्टर्नी है इनका डायामीटर जो होता है, इनका जो डायामीटर होता है वो 0.521 mm होता है। इनका डायामीटर क्या होता है, इनका डायामीटर 0.521 mm, सॉरी 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 0.521 माइक्रोमीटर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसके दो फेज होते हैं, एक सिस फेज और दूसरा ये ट्रांस फेज। सिस फेज, दूसरा ये ट्रांस फेज। इसके दो फेज होते हैं, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, दूसरा ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। ठीक, सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसके इस पोर्शन को सिस या फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स। ठीक, इसके इस पोर्शन को सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं। इसके इस पोर्शन को ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग या ट्रांस या मैच्योरिंग या कॉनकेव फेज। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह है तो कॉन्वेक्स फेज, कॉनकेव लेंस की तरह है ये तो ये कॉनकेव फेज। इसको सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स, इसको ट्रांस, मैच्योरिंग या कॉनकेव। अब ये फॉर्मिंग क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहां पे जाके उनका ग्लाइकोसाइलेशन होगा प्रोटीन और लिपिड का, और इधर से मैच्योर होके इस साइड से निकलेंगी, इसीलिए इनको बोला गया मैच्योरिंग। सिस, फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स, ट्रांस, मैच्योरिंग या कॉनकेव, ये लिख लेंगे। इनका ये जो, एक मिनट, ये इतना लिखने के बाद फिर आगे चलेंगे। यहां पे लिखेंगे, ये क्या है, गॉल्जी बॉडी, डेंसली स्टेन्ड, डेंसली स्टेन्ड गॉल्जी बॉडी क्या है, डेंसली स्टेन्ड मतलब ये डार्क कलर से स्टेन्ड किए गए हैं। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर
ये क्या है? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। जैसे हमने ये बनाया था अभी, ये न्यूक्लियस था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा न्यूक्लियस था। इसी के आसपास क्या होंगे? ये सिस्टर्नी या गोल्जी बॉडी, ठीक। अब देखेंगे ये किससे बने होते हैं? दे consist of flat disc-like sac or cisternae. They consist of flat disc-like sac, या इसी को बोला गया हम लोग ने क्या बोला? सिस्टर्नी। क्या बोला? सिस्टर्नी। दे कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सैक और सिस्टर्नी, मतलब ये फ्लैट डिस्क लाइक सैक के बने होते हैं, या उसी को सिस्टर्नी बोला गया, जिसके डायमीटर क्या होती है? 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। ये क्या है? डायामीटर। ये क्या है? इसका सिस्टर्नी का डायामीटर। ये कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली कॉमन सेंटर से अरेंज होते हैं। अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली। दे कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सैक और सिस्टर्नी अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली। ये जो फ्लैट डिस्क लाइक सैक होते हैं, ये पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। These are arranged parallel. These are arranged parallel to each other. ऐसे कॉमन सेंटर और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। कॉमन सेंटर और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। कॉमन सेंटर कॉन्सेंट्रिकल। इनका फंक्शन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। फंक्शन इनका क्या करते हैं? ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या करते हैं ये? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये क्या है? गोल्जी बॉडी मेनली क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करते हैं। और ये कौन सी साइट है गोल्जी बॉडी? साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि प्रोटीन और लिपिड का जब ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनेंगे। साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक। ये लिख लेंगे। अब देखेंगे
इनका जो सिस फेज होता है सिस्टर्नी का, सिस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज, सिस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इनका सिस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज न्यूक्लियस की तरफ होता है। ठीक, ये न्यूक्लियस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और ये जो था ये इधर सिस्टर्नी। ठीक, ये क्या था, हमारा सेल था। ठीक, ये न्यूक्लियस, ये क्या था, न्यूक्लियस। इनका ये जो सिस फेज होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इनका ये जो सिस फेज होता है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, सिस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक, अब इनका ये जो ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज या कॉन्केव फेज है वो किसकी तरफ है, ये वाला फेज किसकी तरफ है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, इसकी तरफ है, और ये वाला फेज इसकी तरफ है। तो इनका जो ट्रांस मैच्योरिंग या कॉन्केव फेज, ट्रांस मैच्योरिंग या कॉन्केव फेज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांस मैच्योरिंग या कॉन्केव फेज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये लिख लेंगे। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे लाइजोसोम की। यहां पे अब हम लोग बात करेंगे लाइजोसोम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, अब लाइजोसोम। लाइजोसोम, ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे, लाइजोसोम। थर्ड, लाइजोसोम। अब लाइजोसोम कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेटेड होता है। कुछ प्रोटीन और लिपिड जो काम में नहीं आए, अब उनका क्या करेंगे। लाइजोसोम में ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, लाइजोसोम में ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ये मान के चलिए सारी तरीके की एंजाइम प्रेजेंट होती है लाइसोजाइम में, जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन तो होंगी क्योंकि चारों एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या होता है, लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह ये वेसाइकल्स हैं, ये क्या है, वेसाइकल्स। इसी तरह होता है लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द, ये कैसे बनता है, लाइसोसोम कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, formed by the process of packaging
formed by the process of packaging in Golgi apparatus. Golgi apparatus में पैकेजिंग होती थी। पैकेजिंग वाली प्रोसेस किसमें होती थी? Golgi apparatus में। उसी प्रोसेस से बनता है लाइसोसोम। उसी प्रोसेस से लाइसोसोम बनता है। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स वही चीज है, सेम तीनों। अब जैसा अभी बताया था मैंने, जिसमें जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लगभग सारी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे लिखेंगे वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अब देखेंगे वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे डीएनएज, प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट्स, और लाइपेज। डीएनएज, एज लग गया मतलब वो एंजाइम हो गया। एज 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 ये क्या हो गया? एंजाइम। डीएनएज किसको डाइजेस्ट करेगा? डीएनए को। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। डीएनएज डीएनए को, प्रोटीएज प्रोटीन को, आरएनएज आरएनए को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज लिपिड को, आरएनएज आरएनए को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज लिपिड को। ठीक, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगी। अब एंजाइम जो होते हैं वो कहां किस पे एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच पे। एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो इसमें जो एंजाइम होंगे वो एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे। यहां पे लिख लेंगे एंजाइम्स आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एंजाइम्स आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच मतलब उस जगह का पीएच कम हो और H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा हो गया, तो पीएच कम, तो एक्टिव एट एसिडिक पीएच ये लिख लेंगे। ब्रैकेट में ये भी लिख लेंगे पीएच कम H+ ज्यादा। ठीक, लाइसोसोम। लाइसोसोम का ये वर्क होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ वैक्यूल। वैक्यूल वैक्यूल क्या होता है? जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मतलब जो किसी काम के नहीं हो, ठीक, जो किसी काम के नहीं बचे हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, वो क्या होते हैं? वैक्यूल्स में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं गैरबैज सेल।
ये क्या है, गैरबैच सेल। ठीक, अब क्या, वैक्यूल्स केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक, एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में केवल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ये जो है वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल, प्लांट का जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में ये लगभग 90% वॉल्यूम, पूरे साइटोप्लाज्म का 90% वॉल्यूम अकेले वैक्यूल ही ऑक्युपाई करता है। ये वैक्यूल की कहानी है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेनस, चारों सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक, लिख लेंगे। सिंगल मेम्ब्रेनस क्या बोलते हैं, उसमें उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेनस कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। साइटोप्लाज्म में ऑब्वियस है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेनस टोनोप्लास्ट। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन, वैक्यूल्स क्या क्या कंटेन करता है, कंटेन वाटर सैप, कंटेन वाटर सैप। ठीक, क्या क्या कंटेन करता है, वाटर सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कंटेन वाटर सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब सेल के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हुआ, जो सेल के द्वारा यूज नहीं किया गया, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज नॉट यूज्ड बाय सेल। Vacuoles contain water sap and excretory product which is not used by cell. Water sap मतलब पानी की तरह होता है, चिपचिपा सा वाटर सैप होता है, और वाटर के साथ बहुत सारी चीजें होती है, उन्हीं को मिला के सैप बोल दिया गया। Contain water sap and excretory product which is not used by cell. जो सेल के द्वारा यूज नहीं की गई वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, वही जाके वैक्यूल्स के अंदर बैठ गया, इकट्ठा हो गया। Vacuoles occupy कितना, 90%, occupy 90% of total volume of the cell. Total volume of the cell. Vacuole occupy 90% of total volume of the cell. सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 90% अकेले वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, अकेले वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, वो आयंस का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, जैसे कोई आयंस बाहर ज्यादा हो गया, अंदर वैक्यूल्स के अंदर कम है, ठीक, तो बाहर से अंदर आ गया, उसमें तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, ठीक, वो आसानी से आ जाएगा। लेकिन अंदर ज्यादा है और फिर भी बाहर से साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स में लाना है, अंदर ज्यादा और वैक्यूल्स में अंदर वैक्यूल्स में ज्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है, फिर भी अंदर ही लाना है, तो वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा, और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब लो से हाई, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कौन प्रोवाइड करता है, इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। तो ये लिख लेंगे, मेम्ब्रेन क्या नाम है, टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। ये कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए इसको बोला गया फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, ट्रांसपोर्ट
फैसिलिटेट, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट टू आयंस फॉर, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट टू आयंस फॉर ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट concentration gradient, against concentration gradient। अगर यहाँ पे एटीपी यूज होती तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, लेकिन एटीपी यूज नहीं हो रही है, इसलिए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, इसलिए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे दो टाइप के वैक्यूल, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, किसमें? अमीबा में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल helps in osmoregulation किसमें? इन अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब एक बैलेंसिंग का काम करता है अमीबा में। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दूसरा होता है फूड वैक्यूल। ये कैसे बनता है? कुछ प्रोटिस्ट क्या करते हैं? फूड को इंगल्फ कर लेते हैं अंदर, जिससे फूड वैक्यूल बनता है। इन सम प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्टा, इन सम प्रोटिस्ट दे engulf food particle। मतलब कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फूड पार्टिकल इंगल्फ मतलब अंदर ले लेते हैं, और उसी से क्या बनता है? फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, ये लिख लेंगे पूरा। ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और ये हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको, और उसके आगे राइबोसोम और न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज, यही सब रहेंगे, और क्रोमोसोम वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अभी यही तक रखते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय।